जय हिंद बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का वीडियो नंबर 3। इसके पहले हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक होता है जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज। इसके पहले हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? कार्बन, कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, हाइड्रोकार्बन में सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्केन सेचुरेटेड होते थे, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन जो होते थे वो अनसेचुरेटेड होते थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले होमोलोगस सीरीज और नोमेनक्लेचर, जो कि आईयूपीएससी पे बेसिस है, ठीक है। इसके अलावा उसी में हेल्प करेगा आपको फंक्शनल ग्रुप। देन आप पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। लास्ट में इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, दो चीजें, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यहां से आप पढ़ोगे। एक चीज और मैंने इसमें ऐड कर दी है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज से। होमोलोगस सीरीज हम आज देखने वाले। आइसोमेरिज्म आप पढ़ चुके हो, यहां से हमको आज पढ़ना था, ठीक है। होमोलोगस सीरीज बच्चों, होमो का मतलब होता है सेम और लोगस मतलब लोग, मतलब एक जैसे लोग, ठीक है। अब यहां लोग की बात नहीं कर रहे, यहां पर क्या कर रहे, कंपाउंड की बात कर रहे। तो एक ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप and same chemical properties and successive members differs by a CH2 unit और 14 mass unit are known as homologous series। ऐसे समझ में नहीं आएगा, डेफिनेशन से, एग्जाम्पल से समझ में आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने कल आपको बताया था एल्केन्स। एल्केन जो था उसकी अगर हम नॉर्मल बात करें तो एल्केन्स का जो फॉर्मूला था वो था CnH2n और +2, जहां पर n क्या था, n था नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन का एल्केन बनाना आपको। फिर आपको एक काउंटिंग बताई थी मैंने, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टोक्टेनॉन और डेक, ऐसे बताया था। मैथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि एक कार्बन की बात करें तो C1, और 1 लिखते नहीं है, हाइड्रोजन 1 का डबल करके 2 जोड़ना है, तो 1 का डबल 2 होता है, 2 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4। ये फर्स्ट बना मैथ प्लस एन, मेथेन। एल्केन की खास बात होती थी, लास्ट में क्या आता था, ANE आता था। और कार्बन टू कार्बन कैसा बॉन्ड होता था, सिंगल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2। ये सब चीजें हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब अगर मुझे एथ प्लस एन यानी कि 2 कार्बन वाला एल्केन बनाना हो तो क्या करूंगा, तो 2 कार्बन वाला एल्केन बनाऊंगा तो C2H6 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि n = 2 है, 2 का डबल करोगे 4 होगा, 4 में 2 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यदि प्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन, तो प्रोपेन कैसे बनेगा, 3 कार्बन ले लो, C3, 3 का डबल करो 6, 6 में 2 ऐड करो 8, ये प्रोपेन का बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये तो हो गए इनके कौन से फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या बनाऊं, अगर इनका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें मेथेन, एथेन, प्रोपेन का, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहने वाला। देखो, मेथेन का तो खैर ऐसा कैसे ही बनेगा, CH4, लेकिन इथेन का ऐसा बन सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कैसे बच्चों, क्योंकि हमने सीखा था एक कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, मतलब टेट्रावेलेंसी है, ठीक है। एक कार्बन यदि 4 बॉन्ड बनाता है तो एक अगर इसने खुद से सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो बाकी बॉन्ड काहे से पूरे करेगा, ये हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई नहीं मिलता। अब अगर आप इसको देखो तो C के पास कितने H है, 3, यहां पर भी कितने H है, 3, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे ही मुझे यदि C3H8 का बनाना हो तो कार्बन कितने लेना पड़ेंगे मुझे, 3, 1 2 3, 3 तो ऐसे ले लिए, बाकी वैलेंसी काहे से पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से, 1 2 3, और 4th वाली कहां पर है, ये साथ में बनी है, ठीक है। इसके बाद 1 2 इधर राइट साइड से हो गई, ऊपर नीचे से 1 कर दी हमने वैलेंसी, यहां पर 1 है, कितनी खाली है, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दी। काउंटिंग करोगे तो 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन है, ये रहे 8 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर को थोड़ा और समेट कर यदि लिखे तो C के पास कितने H है, इसके पास कोने वाले के पास 1 2 3,
बीच वाले सी के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है तो CH2, लास्ट वाले के पास फिर से कितने हैं, 3। तो इस प्रकार से आप देखो इस मेंबर और इस मेंबर में क्या अंतर है, या फिर इस मेंबर और इस मेंबर में क्या अंतर है। तो देखो एल्केन की होमोलोगस सीरीज है जिसके अनुसार इन दो मेंबर्स के बीच में, जैसे यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बाद यहां अगर तीसरा कार्बन आया तो एक CH2 बढ़ गया। अगर मुझे अब 4th कार्बन वाला बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, C4, 4 का डबल 8 होगा, 8 में 2 ऐड करोगे 10 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CH3, बीच वाले CH2 होते हैं और लास्ट में से। अब इसमें देखो तो एक CH2 और बढ़ गया। ठीक है, तो होमोलोगस का मतलब है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। यहां पर क्या चीज सेम है, इसमें सब एल्केन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो यहां पर एक चीज तो सेम है, वो सेम चीज क्या है कि भाई सब में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन टू कार्बन कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यानी ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। तो फंक्शनल ग्रुप कैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक है, दूसरी बात केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है, एल्केन है तो सबकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और सक्सेसिव मेंबर एक दूसरे से किस यूनिट से डिफरेंट होते हैं, CH2 यूनिट से। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, तो एक के बाद एक मतलब एक CH2, यहां फर्स्ट से लगता नहीं है, सेकंड से लगेगा। यहां पे एक CH2 बढ़ गया, यहां पर एक CH2 बढ़ गया, तो ऐसे सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में एक CH2 बढ़ जाता है। पहले एक भी नहीं था, फिर एक आया, फिर 2 आया, अब CH2 कितने आएंगे, 3 आएंगे अगर मुझे पेंटेन बनाना हो तो 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में एक CH2 का गैप होता है। CH2 मतलब कितना मास हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन का मास 12 होता है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का कितना हो गया, 2, कितना मास बढ़ गया, 14, एक CH2 बढ़ा मतलब 14th मास इसका बढ़ गया। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। इनकी एक सीरीज बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। ये यहां पर कुछ होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल दिए हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। एल्केन का जनरल फॉर्मूला बच्चों क्या है, CnH2n2 और +2, CnH2n+2, इसमें आप देखोगे तो n कार्बन का नंबर है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ये एल्केन ही है, एल्केन अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। मेथेन इसका फर्स्ट मेंबर है, मेथेन के बाद एथेन, एथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे चलेगा। ऐसे ही एल्कीन की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, इसमें खाली कार्बन के नंबर आपको डबल करना होते हैं। ठीक है, कार्बन टू कार्बन कैसे बॉन्ड दिखेंगे, इसमें डबल। ठीक, इसमें मेथीन नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो ये सीरीज होती है स्टार्ट एथीन से। कहां से स्टार्ट होती है, एथीन से। एथीन का फॉर्मूला C2H4, कुछ नहीं करना है, डबल करना है। एथ मतलब 2 कार्बन, डबल कर दो 4 हो जाएंगे। प्रोप मतलब 3 कार्बन, डबल कर दो 6 हो जाएंगे। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, डबल कर दो 8 हो जाएंगे, ऐसे। ठीक है, और एल्कोहल्स ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें OH ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है, OH ग्रुप। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 करके OH लगा। जहां पर +2 था ना, तो 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 बचेगा और उसकी जगह क्या लगा देंगे, OH, मतलब एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह OH लगा देंगे और इसमें C+OH लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एल्कोहल है तो इसके लास्ट में ओल लगता है, क्या लगता है, OL, ओल लगता है। अभी आगे बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या है, आगे समझेंगे। तो ये ऐसे होमोलोगस सीरीज होती है किस किस की, अभी आपने एल्केन एल्कीन की देखी। ठीक है, अभी एल्कोहल की सीरीज में आपको बता देता हूं, चलो एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज आपको मैं बता देता हूं। यदि हम एल्कोहल की बात करें, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल जो है एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, जिसका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। ये अपने को लगाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, एल्केन लेंगे और एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। ठीक है, OH इसका ग्रुप होता है। इस OH ग्रुप को हम लास्ट में इसका नाम लगाते हैं ओल। देखो इसको बोलते हैं एल्कोहल है कॉमन में, लेकिन IUPAC में इसको हम OL बोलते हैं, ओल, नाम के पीछे ओल लगाना है। जैसे कि मेथेन प्लस ओल, एल्केन है ना अपना, एल्केन, एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्केनॉल बन जाएगा, एल्केन प्लस ऑल एल्केनॉल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा CH4, ये क्या है, मेथेन। अब इसमें से मुझे एक हाइड्रोजन हटाना है तो क्या बन गया, CH3, एक वैलेंसी क्या हो गई, कार्बन की फ्री हो गई और उसकी जगह क्या जोड़ दिया हमने, एल्कोहल, तो इसका नाम पड़ा मेथेन
और इसका नाम पड़ा मेथेन के साथ एल्कोहल लग गया तो मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल, ठीक है, मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल। ये जो लास्ट का ई है ये हट जाता है। अब जैसे मुझे एथेन बनाना है, एथेन का फॉर्मूला होगा C2, दो का डबल करके दो जोड़ना है तो C2H6। अगर मुझे इसका एल्कोहल बनाना है तो, अगर मुझे इसका एल्कोहल बनाना है तो क्या बनेगा, C2, एक हाइड्रोजन कम करो और एक OH जोड़ दो तो बन जाएगा C2H5OH। उसका नाम यदि एथेन है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एथेन प्लस ऑल एथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर। होमोलोगस सीरीज हम इसकी बनाए तो ऐसी बनेगी, देखो पहले मेथेन एथेन प्रोपेन का फॉर्मूला आप लिख लो, CH4 C2H5H6 लिख लो, चलो CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। क्या करा बच्चों, मैंने फॉर्मूला लगाया CnH2n+2, ठीक है, ये एल्केन है। और एल्कोहल यदि मुझे इससे बनाना है, इसके नाम क्या थे, तो इनके नाम थे मेथेन, इसका नाम था एथेन, इसका नाम था प्रोपेन, इसका ब्यूटेन और इसका पेंटेन। 5 कार्बन के लिए पेंट बोलते। अब यदि मुझे, ये तो सीरीज हो गई किसकी, एल्केन की, ठीक है, अच्छे से बना है इसका तो ऐसा ही बनेगा CH4, इसका बनाओगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, इसका बनाओगे तो CH3 CH2 CH2 ना, 3 ही कार्बन है ना, CH3, यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH3। इसका बताओ फिर, एक CH2 बढ़ाते जाना है, एक दो तीन चार, 4 ही हुए ना अभी तो, और ये 5। क्लियर। तो ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, किसकी है ये, एल्केन की। अब अगर मुझे इसी में एल्कोहल की बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, तो एल्केन में अपन एक वो हटा देंगे, क्या, हाइड्रोजन, और उसकी जगह क्या लगा देंगे, एल्कोहल, ठीक है, एल्केनॉल। और यहाँ पे 2 की जगह हो जाएगा 1 और इसके साथ में जाएगा एक OH, ठीक है। अब देखो जरा, CH4 था, इसका एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3, और इसके साथ क्या लगा दिया, OH। तो मेथेन के साथ ये लगा दिया तो E हट जाएगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, ऑल। यहां पे भी क्या लग जाएगा, ऑल, यहां पे भी क्या लग जाएगा, ऑल, ऐसे। और यहां पे फॉर्मूले में एक एक हाइड्रोजन कम करते जाना है और क्या लगाते जाना है, OH ग्रुप। तो यहां पे लग जाएगा C2H5OH, यहां पे लग जाएगा C3, 3 दूनी 6 और 2, 6 और 1 7, 7 और 1 OH, ठीक है। यहां पे लग जाएगा C4, 4 2 8, 8 में 8 + 1 करेंगे तो 9, C4H9OH, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। C5 वाला बनाना हो तो हाइड्रोजन डबल कर दो और डबल करके 1 जोड़ दो, 5 दूनी 10 और 1 11, और लास्ट में क्या लगा दो, OH, ठीक है। नाम के पीछे फिर N की जगह क्या लग जाएगा, ऑल, तो ये नॉल हो जाएगा, ये भी नॉल हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले की बात करें तो लास्ट का एक हाइड्रोजन कम करना है और उसके साथ क्या लगाना है, OH। यहाँ पे क्या लगाना है, CH3 की जगह CH2 और OH। तो एक सीरीज याद करोगे तो इसके साथ क्या हो जाएगी, दूसरी सीरीज तुमको याद हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी वो हो गई सीरीज, एल्कोहल की हो गई। तो एल्केन याद करोगे तो एल्कोहल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। ये एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज हो गई, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल। अगर आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब बनाना आता है तो एल्कोहल भी बन जाएगा, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कैसा है, सेम है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैसा है, सेम। और 2 मेंबर के बीच में किस चीज का गैप है, एक CH2 का गैप है, एक CH2 बढ़ रहा है, ठीक है। अब नीचे हेक्सेन आता तो यहाँ पे कितने CH2 है, 1 2 3, 3 है ना यहाँ पे, तो अगली इसमें कितना जाएंगे, 4, ठीक है। यहाँ पे 4 CH2 है, यहाँ पे 3 CH2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 भी नहीं, मतलब एक एक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 3 और 2 5, 5 कार्बन का बना दिया। क्लियर। चलो, तो ये ऐसे एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज होती है। मेथेनॉल देखो CH3OH, एथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7, ब्यूटेनॉल, ऐसे ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ओइक एसिड बोलते हैं, तो मेथेन के साथ ओइक एसिड लगा दिया, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे। तो ये होमोलोगस सीरीज में एल्केन एल्कीन अल्काइंस के होमोलोगस सीरीज।
कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में एक CH2 यूनिट का गैप होता है, जो आपको अभी बताया, ठीक है। मेंबर्स गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है इनमें, सेम होता है, ठीक है, तभी तो प्रॉपर्टी सेम होगी। और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब अगली बात हम करें, कैरेक्टरिस्टिक के बाद फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप में ये OH एल्कोहल है, ये COOH, इसको ओइक एसिड बोलते हैं। आगे इनको डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, फंक्शनल ग्रुप कोई एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच इज लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। भाई केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा वो कि ये कंपाउंड किस प्रॉपर्टी का होगा, कैसा होगा। जैसे हमने OH लगा दिया तो समझ लो ये एल्कोहल हो गया, ठीक है। हमने COOH लगा दिया तो ये समझ लो एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने यहाँ पे CHO लगा दिया तो समझ लो ये एल्डिहाइड हो गया। तो ये ग्रुप जो होते हैं ना, ये कंपाउंड में पीछे लगते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। किसी कंपाउंड के साथ, जैसे आप लोगों के सरनेम होते हैं, सरनेम क्या डिसाइड करते हैं कि किस कास्ट के, कहाँ के, वैसे ही यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि ये किस कैटेगरी में आएंगे या इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, किसकी, कंपाउंड की। जैसे मैंने लिखा यहाँ CH3OH, तो ये क्या बन गया बच्चों, एल्कोहल, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ CH3COOH, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, विनेगर में पाया जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ मैंने यदि जोड़ दिया ऐसे तो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो नाम चेंज, प्रॉपर्टी चेंज सब किस वजह से हो रहा है, इन ग्रुप्स की वजह से, ठीक है। तो किसी कंपाउंड में सबसे लास्ट में, जरूरी नहीं हो लास्ट में, बीच में भी लग सकते हैं, पर उनके साथ जुड़कर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप में। तो फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल आपको बता देता हूं, ये काउंटिंग मैंने आपको सिखाई थी, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे 10 तक याद होना चाहिए। ये है अपने फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। डबल बॉन्ड को हम एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में इन लगेगा, इसका आइन लगेगा। क्लोरीन की बात करें, इसको क्लोरो बोलते हैं। अच्छा, इनके दो नाम होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। ये प्रायोरिटी के हिसाब से यूज किए जाते हैं। अभी तो आपको बस सफिक्स नाम यूज करना है, ठीक है, और जिसका प्रीफिक्स यूज करना है उसके नाम दे रखे हैं आपको। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इनके आपको याद करना है आयोडो, इधर वाले नाम ये प्रीफिक्स में रहेंगे, और मेन ग्रुप किधर रहेंगे, सफिक्स में, ठीक है। जैसे कि एल्कोहल है, एल्कोहल का यहाँ पे ओल है, ठीक है। एल्डिहाइड का यहाँ पे अल है, ये ओल है और ये अल है, ठीक है। और कीटोन का आएगा यहाँ पे ओन, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड का आएगा ओइक एसिड। तो ऐसे नाम चेंज रहते हैं इसमें, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कुछ आपको मेन याद करने हैं, तो वो कौन कौन से याद करने हैं मैं बता देता हूं। फंक्शनल ग्रुप आपको याद करना है तो एक तो ये याद करो, COOH, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली बोलते हैं। और इसका जो नाम यूज करते हैं हम लोग, वो यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। इसको अच्छे से लिखा जाए ना तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे तो ऐसे होते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो COOH, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होता है और कार्बन के 4 होते हैं, जिसमें एक फ्री क्यों कर रखा है, ग्रुप है, किसी से जुड़ेगा ना आगे जाके तो खाली वैलेंसी चाहिए, ठीक है। तो 2 2 4 हो जाएगी इसकी, इसको ओइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास आता है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CHO भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, CHO। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड कॉमन में, और IUPAC में इसको अल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AL अल, ठीक। ये पहला, दूसरा। अब इसके बाद थर्ड ग्रुप आता है, तो ये है अपना OH। चलो कीटोन ले लो पहले, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसमें सिर्फ कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन आएगा, इस तरफ भी कार्बन आएगा, ठीक है। इसमें ऐसे कार्बन आते हैं ना, R लिख देता, R का मतलब कार्बन की चेन। तो इसमें आप देखोगे इसको कीटोन बोलते हैं, और कीटोन में दोनों साइड कार्बन आना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के पास, CO ग्रुप के पास, ठीक है। इसको अपन ओन बोलते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं इसका, ओन। लास्ट है हमारे पास OH, OH ग्रुप ROH बोल दो, इसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं नॉर्मली, और IUPAC में इसको ओल बोलते हैं। तो ये नाम, पीछे वाले नाम आपको याद होना चाहिए, COOH को ओइक एसिड बोलते हैं, इसको अल बोलते हैं, इसको ओन बोलते हैं, इसको ओल बोलते हैं, ऐसे ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो 4 फंक्शनल ग्रुप आपको मेनली याद करना है। इसके अलावा हेलोजन आते हैं, तो हेलोजन में X से डिनोट करते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको हेलोजन बोलते हैं हम लोग कॉमन में, और आईयूपीएससी में इनको हेलो बोलते हैं। अब जैसे हेलो मतलब कैसे, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे तो हेलो बोलते हैं इनको, ठीक है। हेलो का मतलब है यहाँ पे हेलोजन कौन सा, उसका नाम के आधार पर वो लगा देंगे उसमें ओ, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, फिर से याद कर लो, COOH ओइक एसिड, CHO अल, CO ऑन, और ROH जो है वो ऑल होता है, ठीक है। तो ये नेमिंग हम सीख रहे हैं। नेमिंग करना क्यों जरूरी है, तो देखो नेमिंग करने का मतलब ये कि दुनिया में इतने सारे कंपाउंड है, उन सभी कंपाउंड को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए ताकि हमको इजी हो सके, तो इसलिए हम नाम रख देते। जैसे आप लोग आपका नाम क्यों रख देते भाई, पहचान में आ जाए, ठीक है, कि कौन है। वैसे ही कौन सा कंपाउंड है ये पहचानना हो तो क्या करना पड़ेगा, नाम रखना पड़ेगा। नाम रखने का जो बीड़ा उठा रखा हो किसने रखा है, IUPAC ने। इसका पूरा नाम आपको याद करना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, और ऑफ, P फॉर प्योर, A फॉर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनने क्या करा, कुछ रूल बनाए हैं जिसके अनुसार हम IUPAC नेम करते हैं, कंपाउंड्स के नाम देते हैं, ठीक है। वो रूल क्या क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कितने कार्बन है ये आइडेंटिफाई करना है। कितने कार्बन है, यदि एक कार्बन है तो आपको ये नाम याद करना है मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप। जैसे मैंने लिखा कि C5 और H10, तो इसमें कितने कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हमको क्या वर्ड यूज करना है, पेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये काउंटिंग आना चाहिए, और एटलीस्ट 10 तक तो आपको ये आना चाहिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्टेनॉन और डेक, ऐसे 10 कार्बन तक आपको ये याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले हमने पहचान लिया कि भाई हमारे फॉर्मूले में कितने कार्बन है, कंपाउंड में कितने कार्बन है। देन उसके बाद आपको पहचानना है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, इनमें से कोई ग्रुप तो नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो भी उसका नाम याद होना चाहिए, एल्केन होगा तो एन लगाएंगे, नहीं तो एल्कीन होगा तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे, ठीक है। डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन लगाते हैं। और अगर कोई हेलोजन है तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो उसका नाम देना पड़ेगा। अगर बीच में है तो पोजीशन भी देना पड़ेगा कि कौन से कार्बन से अटैच है, ठीक है, वो भी सीखेंगे हम लोग। फंक्शनल ग्रुप कोई है तो किसको क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड होगा तो अल बोलेंगे, एल्कोहल होगा तो ओल बोलेंगे, कीटोन होगा तो ओन बोलेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड बोलेंगे। तो ये 2 काम आपको करना रहते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करना है। प्रीफिक्स का नाम पहले देंगे, सफिक्स का नाम बाद में देंगे, और वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन की चेन बनाई है, ठीक है, वो हो जाएगी इसकी वर्ड रूट। एग्जाम्पल कुछ दे रखे, इन पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है। यहां पर बच्चों सबसे पहले आपको ढूंढना है वर्ड रूट। क्या ढूंढना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट के पहले आपको प्रीफिक्स लगाना है। अब प्रीफिक्स जो है, और उसके बाद प्रीफिक्स में आपको ढूंढना है चेन से बाहर, आउट ऑफ द चेन। जो चेन से बाहर होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं, नाम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब चेन से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। वर्ड रूट मतलब इसको पेरेंट कार्बन चेन भी बोलते हैं। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। चेन में कितने कार्बन एटम है, ठीक है। चेन से बाहर को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, चेन में कितने हैं वो आ जाएगा। अब चेन में यदि 1 हो तो मेथ बोलेंगे, 2 हो तो एथ बोलेंगे जो अभी आपको बताया था, 3 हो तो प्रोप बोलेंगे, और 4 हो तो पेंट, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, ऐसे बोलेंगे। और सफिक्स में आपको बच्चों 2 ढूंढना है। पहला सफिक्स में आपको ढूंढना है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा सफिक्स आपको देखना है कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम देंगे, जैसे कि ओइक एसिड है ना, ओइक एसिड, अल, ओल, ओन,
ये सब फंक्शनल ग्रुप के नाम देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट में आपको कौन कौन मिल सकता है, तो हेलोजेंस मिल सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये चेन से बाहर ज्यादातर मिलते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि चेन कार्बन की बनती है। चेन किसकी बनती है, कार्बन की, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन की चेन, ठीक है, तो ये मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको चेन से बाहर ये मिल सकते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल। और अगर ये मिल जाए C2H5 तो इसको इथाइल बोलते हैं। तो ऐसे मिथाइल, इथाइल ऐसे कंपाउंड आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मिल सकते हैं। बच्चों ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। हालांकि सब्स्टिट्यूएंट में भी दो रहते हैं, एक अपना 1 डिग्री वाला रहेगा, 2 डिग्री वाला रहेगा, लेकिन इतना डीप आपको पूछता नहीं है 10th में, तो आप बस इतना ध्यान रखना कि एक फॉर्मूला लगाना है, प्रीफिक्स नाम पहले, उसके बाद वर्ड रूट और उसके बाद सफिक्स, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना हमको कैसे अप्लाई करना है। चलिए सबसे पहले जैसे मैं आपको देता हूं, एक कंपाउंड दे रहा हूं, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना आपको। जैसे मैंने दे दिया CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की चेन बनाना है, ठीक है। कार्बन की चेन बनाने का रूल क्या है भाई, चेन तो बना सकते हो, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन होना चाहिए, सबसे लंबी कार्बन की चेन। सबसे लंबी कार्बन की चेन मेरे पास ये है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, नंबरिंग कर दो इसको 1 2 3 4, ऐसे 4 की चेन आपने बना ली, ठीक है। जो चेन से बाहर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। जो चेन से बाहर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ चेन जो होते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। हमारी चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, जब नहीं हो तो छोड़ देते हैं, जब हो तो उसका मेंशन कर देते हैं, ठीक है। वर्ड रूट की बात करें, मतलब कितने की चेन बनाई हमने, तो चेन हमने बनाई थी कितने की, जो कंपाउंड लिया उसके हिसाब से चेन हमने बनाई 4 की, बनाई 4 की। अब चेन 4 की बनाई तो वर्ड रूट 4 के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, ब्यूट। उसके बाद आपको देखना है कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग देखना है। कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग यदि कैसी है, सिंगल हो तो एन सभी कार्बन के बीच में, डबल हो तो इन, ट्रिपल हो तो आइन, ये लगाना है। और उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप हो तो वो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। तो भाई क्या लिखा है यहाँ पर, 4 कार्बन है, ब्यूट, सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्केन है तो एन लगा दिया हमने, ठीक है, तो इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटेन। अब जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH CH2 CH3 और यहां पे मैंने लगा दिया Br। अब आपको चेन बनाना है तो बच्चों चेन उसकी बनेगी कार्बन की, ठीक है, और कार्बन की सबसे लंबी चेन चुनना है। तो कितने कार्बन की चेन बन सकती है, 1 2 3 4, ये तो ब्रोमीन है, 4 की चेन मैंने बनाई। अब इसके बाद इस सब्स्टिट्यूएंट ये चेन से बाहर हो गया, ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट, क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपकी क्या है चेन है, इसको वर्ड रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड रूट या पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके कार्बन की काउंटिंग है। अब अगर आप देखोगे तो इसमें नंबर करना रहता है, तो नंबर बच्चों उधर से दिया जाता है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट कम से कम नंबर पर आए, पास में आए। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4, इस ब्रोमो को कौन सा नंबर मिला, सेकंड। और अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 2 3, इस ब्रोमो को 3 मिल जाएगा। तो हमको मिनिमम लगाना है, क्या करना है, मिनिमम नंबरिंग करना है, तो यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें तो 1 डिग्री मतलब प्रीफिक्स इसमें मिला, ये चेन से बाहर है, सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल गया, ठीक है। तो इसका नाम और पोजीशन देना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है, दूसरे पर ब्रोमो लगा है, लगाए ब्रोमो, दूसरे पर ब्रोमो लगाए। उसके बाद ये तो हो गया प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट कितने की बनी हमने, 4 की, 4 के लिए बच्चों क्या यूज करते हैं, ब्यूट। उसके बाद बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो एन। उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी कि फंक्शनल ग्रुप हो तो वो लगा दें, तो इसका नाम पड़ जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम पड़ जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। 1 2 कंपाउंड और ले लेते हैं, चलो CH3 CH2 CH2 OH, ये ले लिया मैंने, इसका नाम करना है मुझे, ठीक है। इसका नाम करना है तो कुछ नहीं, कार्बन की चेन बनाऊंगा पहले, तो ये बन गई, ये OH ग्रुप हो गया। चेन से बाहर ग्रुप भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, तो ग्रुप आपको पहचानना है, सब्स्टिट्यूएंट पहचानना है, ठीक है। ग्रुप में 4 ही याद करना आपको, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हो। इसका नंबरिंग करना है तो बच्चों नंबरिंग उधर से जिधर से इस ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग का रूल होता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड की तरफ से, फिर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, और सबसे लास्ट में आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से। सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं हो तो फिर किधर से भी कर सकते हो, ठीक है।
फंक्शनल ग्रुप किधर है, इधर है, तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। अब 1 पे हो तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, 2 और 3 4 बीच में हो तो लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए ये तो फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम तो सबसे पीछे आएगा। इसके अलावा चेन से बाहर कोई नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट कितने की बनी, 3, 3 के लिए बच्चों लिखते हैं प्रोप। बॉन्ड कैसा दिख रहा है, सिंगल, तो एन। बॉन्ड के बाद हमको क्या करना है, ग्रुप का नाम लिखना है, तो प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल, क्या नाम पड़ जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। और देख लो CH3 CH CH3 CH2 और OH, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि मैं कार्बन की लंबी सी चेन चुनना चाहता हूं। अच्छा एक और चीज, यहाँ चेन में कार्बन के 5 बॉन्ड मत कर देना, एक बॉन्ड इधर से है, एक बॉन्ड इधर से, एक इधर से, 3 होगा, और चौथा किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके देख लो, एक बॉन्ड इस कार्बन से, एक इससे और 2 हाइड्रोजन से, 4 हो गए, ठीक है। अब अगर हम यहां देखें तो चेन बनाना है तो 1 2 3 ऐसे बन पा रही है, या फिर 1 2 3 ऐसे बन पा रही है, 1 2 3 ऐसे बन पा रही है। 3 से ज्यादा की चेन नहीं बना पा रहा हूं, और एक दिक्कत यह है कि एक कार्बन चेन से बाहर हो रहा है, तो होने दो। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलने जैसा होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से लॉन्गेस्ट चेन बनाना है। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन बना ली आपने, 3 की बन पा रही है, एक चेन से बाहर हो गया, तो इसको बच्चों बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। बोले सर ये भी तो बाहर हो रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, क्या है, फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप है ना, OH ग्रुप। अब ये चेन से बाहर हो गया तो इसका नंबर और पोजीशन देना, नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में, इधर से फंक्शनल ग्रुप पास में 1 2 और 3, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 1 पे तो OH लगा है, लेकिन 2 पे क्या लगा है, CH3, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का पहले लिखा जाता है, तो यहां आ जाएगा 2, और इस CH3 को बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, 2 मिथाइल। फिर वर्ड रूट कितने की बनी, 3 की, तो इसको लिखेंगे प्रोप। बॉन्ड कैसे हैं, सब सिंगल, तो N। उसके बाद यहाँ पे OH लगाए तो इसके लिए ऑल, तो इसका नाम पड़ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो ऐसे ये फॉर्मूला आपको याद करना है। प्रीफिक्स में आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट, देन उसके बाद वर्ड रूट के बाद आपको देखना है सफिक्स, सफिक्स में कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग, ऐसे याद ही कर लो। चेन से बाहर वालों को पहले नाम पोजीशन देना है, वर्ड रूट लिखना है, बॉन्डिंग के लिए N इन आइन लगाना है, और फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है, ठीक है। ये बस 4 काम करने हैं, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नाम देना है, वर्ड रूट, बॉन्डिंग और फंक्शनल ग्रुप। क्या क्या याद करोगे, सब्स्टिट्यूएंट के बाद वर्ड रूट के बाद बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग के बाद फंक्शनल ग्रुप, 4 बातें याद रखना, ठीक है। चलिए अब कुछ कंपाउंड हम करते हैं और समझते हैं। जैसे यहां पर दिया है CH3 CH2 OH, कितने की चेन बनी बच्चों, 2 की, कितने की चेन बनी, 2 की। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, OH। तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको तो N, उसके बाद OH के लिए क्या लगाएंगे, ऑल। तो नाम हो गया इसका इथेनॉल। देखो इथेन का ई हटा दिया और ऑल जोड़ दिया, क्या पड़ गया, इथेनॉल। एल्डिहाइड की बात करें तो इसके लास्ट में ई हटा के क्या लगाना पड़ता, अल, AL, क्या लगाना पड़ता, अल। कितने कार्बन दिख रहे बच्चों, 2। इसमें ग्रुप में कार्बन भी है तो इसको नंबर दिया जाता है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो N, और उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल लगाएंगे, तो क्या नाम पड़ जाएगा, इथेनॉल। कीटोन ग्रुप के लिए देखो जैसे CH3 CO CH3, इस ग्रुप को आप देखो तो इसमें C डबल बॉन्ड O है। अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन नहीं, तो एल्कीन नहीं है, ये एल्केन ही है। कार्बन कार्बन तो सिंगल ही है ना, ये ध्यान रखना। ये कीटोन ग्रुप हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोप। बॉन्ड कैसे, कार्बन कार्बन सिंगल, तो N, और उसके बाद ये कीटोन है तो इसके लिए लगाएंगे ONE, तो नाम पड़ जाएगा प्रोपेनॉन। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें, 1, तो इसके लिए मेथ लगाएंगे। और C डबल OH ग्रुप के लिए ओइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या नाम आ जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन प्लस ओइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड नाम पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एल्कोहल के ही कुछ एग्जाम्पल हो रहे हैं और इसके भी कुछ एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ये गलत नाम लिखा है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूला भी गड़बड़ कर रखा है, C। अच्छा इसका नाम इधर दे दिया, इसका इधर दे दिया, ऐसा कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, N, और एल्कोहल के लिए क्या लिखोगे, ऑल, तो नाम पड़ जाएगा ब्यूटेनॉल।
नॉल। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को आप देखो तो एल्डिहाइड में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। जब ग्रुप में कार्बन हो तो उसको भी नंबर देते हैं। ठीक है, 4 कार्बन के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, ब्यूट। उसके बाद बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल, सिंगल के लिए क्या लिखेंगे, एन। उसके बाद ये अल है तो इसके लिए अल लगा देंगे। ठीक है, ऐसे इसका नाम देखो, ये कीटोन है, सीओ दे रखा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए आ जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाएगा एन और कीटोन के लिए आ जाएगा ओन, तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी बात करें, कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें, 2, 1 कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम लगाएंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन और उसके बाद COOH के लिए लगा देंगे ओइक एसिड। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ जाएगा एथेनोइक एसिड। तो ऐसे आपको फंक्शनल ग्रुप याद करने पड़ेंगे 4 ही है बस, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। और इसके अलावा सिंगल डबल ट्रिपल वाले हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन टू कार्बन कितना बॉन्ड है, डबल। ठीक है, तो पहले तो कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लो, फिर डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर दो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये तो इसका फॉर्मूला है 1 2 3 4। 4 के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों आ जाए तो डबल का बता दो बस, तो ब्यूट इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन, तो नाम पड़ जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन, दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाए तो इसके लिए नाम पड़ जाएगा एथ प्लस इन, तो एथीन हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा देंगे, 2 कार्बन है तो एथाइन। ठीक है, 3 कार्बन है तो 4 है तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूटाइन। ठीक है, 3 हो तो प्रोपाइन। अगर ट्रिपल हो तो आइन लगाएंगे, डबल हो तो इन लगाएंगे। ठीक है, अभी तो डबल है तो डबल के लिए इन लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, इन। और अगर ट्रिपल हो तो आइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आइन आ जाएगा 1 2 3 4, नंबरिंग इधर से करना पड़ेगी ट्रिपल बॉन्ड तरफ से, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है, तो डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन लगाना है। यहाँ पे डबल है तो इन लगाए। ठीक है, यहाँ पे भी डबल है तो इन लगाए, यहाँ ट्रिपल है, सॉरी ट्रिपल है तो यहाँ आइन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल है तो इन, यहाँ पे डबल है तो इन, यहाँ पे डबल है तो इन। ठीक है, ट्रिपल वालों के लिए क्या लगाना, आपको आइन लगाना। कितने कार्बन दिख रहे बच्चों, 1 2 3, 3 कार्बन दिख रहे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 3 के लिए प्रोप लगाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाना पड़ेगा, क्या पड़ जाएगा, प्रोपाइन नाम। ऐसे नाम नेमिंग चलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लोरो लगाए तो पहले इधर से ही नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, क्लोरो लगाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरो लगाए 1 2, 2 के लिए बच्चों क्या लगाएंगे, एथ। लेकिन ये चेन से बाहर है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है, तो क्लोरो और एथेन। इधर क्या जाएगा, क्लोरो मेथ एथ प्रोप, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये आ गया। देखो इसका नाम बताओ फिर, 1 कार्बन है तो मेथेन और इसके साथ ब्रोमो लगाए तो ब्रोमो मेथेन। ठीक है, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या जाएगा, ब्रोमो पहले लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है, चेन से बाहर है, ब्रोमो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम पड़ जाएगा इसका, ब्रोमो ब्यूटेन। तो ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं, इनके नेमिंग आपको याद करना रहता है। कुछ और कर लेते हैं हम, चलो नेमिंग। जैसे मैंने आपको लिखा CH3 CH2 CH2, चलो यहाँ CH कर देता हूँ, CH फिर CH, इसको कर लेता हूँ CHO। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया Cl। अब क्या करना पड़ेगा, चलो तो अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लो, ये मेन काम होता है। कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसको आपको देना है नंबरिंग। नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आए। ठीक है, 1 2 3 4, और ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, चेन से बाहर हो गया। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दे दो 2 क्लोरो, दूसरे पर क्लोरो लगाए। उसके बाद चेन कितने की बनी, 4 की। 4 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ब्यूट। बॉन्ड कैसे दिखाई पड़ रहे, सिंगल, तो क्या लिखेंगे, एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल, तो ब्यूटेनल, ऐसे नाम आ जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं, जैसे अब एक और चीज होती है, रिंग वाला हो तो क्या करना पड़ेगा। अगर बच्चों रिंग वाला होता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 2 प्रकार के होते हैं, एक बिना रिंग वाला और एक रिंग वाला। मतलब चेन 2 प्रकार की बनेगी, एक चेन वाली और एक रिंग वाली। ठीक है, अगर रिंग होता है ना तो रिंग में आपको क्या लगाना पड़ता है, साइक्लो लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, साइक्लो। रिंग नहीं हो तो साइक्लो नहीं लगाते, ये याद रखना। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं CH2 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 और ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कार्बन कार्बन की एक रिंग बन गई, इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, और अगर रिंग बन गई है तो फिर नंबरिंग कर दो, और नाम कैसे देना पड़ेगा, 1 2 3, नाम कैसे देना पड़ेगा, साइक्लो लगा के। जैसे इसका नाम पड़ गया साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या लगाएंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन, तो इसका नाम पड़ जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगर मैं बोलूं साइक्लोहेक्सेन बनाओ तो
अगर मैं बोलूं साइक्लोहेक्सेन बनाओ तो कैसे बनाओगे? 6 कार्बन की रिंग बनेगी, 6 की रिंग ऐसी बनेगी, ठीक है। इसको देखे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और ये लग गया, ठीक है। सारे बॉन्ड सिंगल रखना है तो बाकी वैलेंसी काई से पूरी करनी पड़ेगी? हाइड्रोजन से। एल्केन बना रहे हम, साइक्लोहेक्सेन बना रहे। हेक्स का मतलब क्या है बच्चों? 6 कार्बन। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। साइक्लो मतलब रिंग वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। हर कार्बन की 2-2 हो चुकी है, देखो इस कार्बन की 2 हो गई इससे, तो कितने हाइड्रोजन बच रहे? 2। इसकी 2 हो गई तो कितना हाइड्रोजन बच रहे? 2। इसकी 2 हो गई तो कितना हाइड्रोजन बच रहे? 2। इसकी 2 हो गई तो कितना हाइड्रोजन बच रहे? 2। 2 दिख रहे ना आपको? 2 इधर बच रहे, तो हर कार्बन की कितनी कितनी बच रही? 2-2, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। अगर आपको साइक्लोपेंटेन बनाना हो तो 5 कार्बन की ऐसी बनेगी, घर जैसी। एक हर कोने पे एक कार्बन मान लो, 1 2 3 4 5। इसको बनाए तो ऐसे बनेगा 5 कार्बन के लिए। साइक्लोहेक्सेन छोटा सा है अपना, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन हमने बना लिया। साइक्लोप्रोपेन के बाद अब अगर आपको बनाना है साइक्लोपेंटेन, ठीक है। क्या बनाना है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। बना के बताता हूं, देखो 5 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 और 5th वाला आप ले लो, ये 5, ठीक है। बाकी वैलेंसी काई से पूरी कर दो? हाइड्रोजन से। 2 हो गई, कितने हाइड्रोजन बचे? 2। डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो। कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। खत्म, ठीक है। ये साइक्लोपेंटेन है। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोहेक्सेन बोल दे, साइक्लो वर्ड आ जाए मतलब रिंग बनाना है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं साइक्लोब्यूटेन बनाओ, क्या बनाओ? साइक्लोब्यूटेन। कैसे बनाओगे साइक्लोब्यूटेन? तो साइक्लो मतलब रिंग बनाना, ब्यूट मतलब 4 कार्बन की बनाना। 4 का भाई डब्बा ही बनता है और क्या बनता है, ठीक है। डब्बे में से जोड़ दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 और फिर CH2, खत्म। ये साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। तो ऐसे ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। ये कौन से कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड। और चेन वाले जो रहते हैं, अच्छा इनको अपन एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। एक और साइक्लिक कंपाउंड होता है बेंजीन, वो एरोमेटिक में आता है। बेंजीन का अलग आता है, उसमें अल्टरनेट में से सिंगल डबल चलते हैं, ठीक है। इसकी कहानी कल मैंने आपको बताई थी, है ना। तो बेंजीन में ऐसा रहता है कि रिंग भी रहती है लेकिन साथ में अल्टरनेट डबल सिंगल भी रहता है, तो इसकी कहानी अलग है। बाकी जिसमें डबल सिंगल अल्टरनेट में नहीं हो तो उनको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा साइक्लोब्यूटेन लिखा, अगर मैं इसकी जगह साइक्लोब्यूटीन लिखता तो मुझे एक जगह कहीं भी डबल बॉन्ड लगाना पड़ता, ठीक है। एक जगह मुझे डबल बॉन्ड लगाना पड़ता तो फिर हाइड्रोजन कम करना पड़ता, फिर ये हो जाता, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड लग गया तो 2 तो ये हो गए, तीसरा इधर, चौथा इधर, ऐसे। तो ये साइक्लोब्यूटीन बन जाता ऐसे। तो किसी का भी स्ट्रक्चर आप बना सकते। अब मैं आपसे बोलूं कि हेक्सेनल का बनाओ, किसका बनाओ? हेक्सेनल का बनाओ। कैसे बनाओगे हेक्सेनल का? अगर आपसे बोले हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे बताओ? हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। किसका बनाना है? हेक्सेनल का। हेक्सेनल का बनाना है। हेक्स मतलब कितने कार्बन बच्चों? 6 कार्बन। तो 1, अच्छा हेक्से एन है, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5 हो गए, 6। और उसके बाद अल बोल रहा मतलब एल्डिहाइड है। अल का मतलब क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब क्या ग्रुप होता है? CHO। तो एक कार्बन पे मैंने कोने पे क्या जोड़ दिया? CHO। बाकी वैलेंसी काय से पूरी कर देंगे? हाइड्रोजन से। इस कार्बन की एक हो गई, कितने बचे? 3। आप चाहे तो यहां CH3 लिख दो या 3 डंडी लगा के लिख दो, ठीक है। कैसे चाहते हो? डंडी लगा दूं? चलो डंडी लगा देते हैं। तो 1 2 3 ये हो गया। इसका देखो तो 2 हो गई, 2 डंडी खाली है। इसकी भी 2 हो गई, 2 खाली है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दी। इसकी भी 2 हो गई तो 2 खाली है। इसकी 2 हो गई तो 2 खाली है, और इसकी चारों भरी हुई है। ये CHO ऐसा होता है एक्चुअल में। ये तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ इधर, ये देखो ये, और इसके बाद CO और H। तो यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी ऑक्यूपाइड है। तो ऐसे किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना हो तो आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने साइक्लिक और प्लस लीनियर वाले सारे स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिए, ठीक है। अब आपको देखें तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए, चेन से जो बाहर हो जाते हैं। फिर आपको क्या आना चाहिए? कार्बन कितने के चेन बनाई वो आना चाहिए। देन उसके बाद बॉन्डिंग कैसी है वो देखना है, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है।
ये हो गया अपना IUPAC नेमिंग, ठीक है, कर सकते हो किसी का भी IUPAC नेमिंग। अब चलिए, तो ये हो गया पूरा नेमिंग, और इसमें ये याद रखना प्रीफिक्स में वो आते हैं अपने सब्सटीट्यूएंट्स और रिंग, ठीक है, साइक्लिक हो तो वर्ड रूट कितने की चेन बने, और सफिक्स की बात करें तो सफिक्स हमारा जो होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है, और सफिक्स में ही हमारा वो आता है कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग कैसा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। कंबशन का मतलब जलाना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराना ऑक्सीजन से, और एडिशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, 4 तरह की रिएक्शन हम पढ़ने वाले। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलाना। द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द एयर, हवा में या एयर की प्रेजेंस में कोई भी चीज जलेगी तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए, एयर तो चाहिए, ठीक है। तो एयर की प्रेजेंस में हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जलाएंगे तो भाई हीट तो निकलनी है साथ में, ठीक है। तो जैसे हमने इसको जलाया CH3 CH2OH, नाम बता सकते हो, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, और OH ग्रुप लगा है तो ऑल, इसका नाम पड़ेगा इथेनॉल। इथेनॉल को हम वायु में जलाएंगे तो कौन सी गैस निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में हीट लाइट निकल रही, ठीक है। अगर कार्बन को हम अच्छी खासी एयर दे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कम देते तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। चलो CH4 मेथेन को जलाया, जलाने के बाद CO2 और वाटर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2 और वाटर बनेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। सर अभी क्या करा रहे थे, अभी भी वही करा रहे थे, लेकिन यहाँ जला रहे थे, ठीक है, यहाँ जलाना कंपलसरी नहीं है। ऑक्सीडेशन मतलब या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का जोड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है KMnO4, क्या लिखा है, KMnO4, ये KMnO4 और एक और लिखा है K2Cr2O7, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, और लिखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7। बच्चों यहां पर देखो तो CH3 CH2OH है, और यहां पे देखो तो CH3 COOH है। क्या चेंज आया, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आई, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ O2 हुआ, ठीक है। और ऑक्सीजन आया कहां से होगा, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये अपने ऑक्सीजन देते हैं, देखो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 7 है, तो अपना नेसेंट ऑक्सीजन ये देते हैं, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे बच्चों तो एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो अभी मैंने बताया, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, सामने वाले में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या ऐसा बोल दो जैसे कि एल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ा तो किसने जोड़ा, इनने जोड़ा, तो ये लोग कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नहीं हो, रिडक्शन हो, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। चलो इतना छोड़ो, आप ये समझो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ठीक है। एग्जांपल है अल्कलाइन KMnO4 या KOH, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में, ठीक है, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये दोनों जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है भाई, तो KMnO4 और K2Cr2O7। K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, और KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, ठीक है। अब अगली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। बच्चों एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, कभी ट्रिपल भी रहेगा, तो एक बॉन्ड तोड़ने से बॉन्ड खाली हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने मान लो, इसको ऐसे बताता हूं, कहां बताऊं, यहां बताता हूं, रुको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद हम अगली प्रॉपर्टी कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। बच्चों एडिशन का मतलब हो गया जोड़ना। अब जैसे मेरे पास ये है, कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4, चारों बॉन्ड भरे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मान लो मुझे यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, कितने हाइड्रोजन जोड़ना है, 2, तो पहले तो वाला बॉन्ड तोड़ लूंगा, ठीक है। मेरे पास कितना हाइड्रोजन है, 2। अब 2 हाइड्रोजन है, मुझे दोनों हाइड्रोजन जोड़ना है, एक इस कार्बन को देना है, एक इसको देना है, तो क्या करूंगा, या तो ये पुरानी हाइड्रोजन हटाऊं तो दूसरी लगाऊं, कोई मतलब नहीं निकल रहा। ये जो डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ लो। डबल बॉन्ड तोड़ते से ही बच्चों क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2, ये बना ली मैंने। इधर वाले कार्बन के पास भी कितना हाइड्रोजन है, 2, ये बना ली मैंने।
ठीक है। और यहाँ जो डबल बॉन्ड था इसमें से मैंने एक बॉन्ड क्या कर लिया, तोड़ लिया। जैसे ही बच्चों मैंने एक बॉन्ड तोड़ा तो क्या इस कार्बन के 3 बॉन्ड बच गए, 1 2 3, इसके भी 3 बच गए, 1 2 3, मतलब इनका एक चौथा बॉन्ड खाली हो गया। बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया। उस खाली बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। बॉन्ड तोड़ा और एक बॉन्ड यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन और एक यहाँ जोड़ा, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दिया। तो बच्चों जब बॉन्ड तोड़कर हम किसी चीज को जोड़ते हैं और वो भी मल्टीपल बॉन्ड वाले को, अगर सिंगल बॉन्ड होता उसी को तोड़ देते तो दोनों कार्बन ही अलग हो जाते, वो नहीं करना है अपने को। तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड पे वैलिड है ये, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन ये काम करते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन ये काम नहीं करते। एडिशन, एडिशन का मतलब हो गया किसी को हटाना नहीं, सिर्फ बॉन्ड तोड़ना और लगा देना है, ठीक है। बॉन्ड तोड़ो और किसी ना किसी को जोड़ो, ये कहलाती है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट करा देता है, ठीक है। निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं, निकल कैटलिस्ट और प्लेटिनम पैलेडियम, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। पीटी, पीडी और एनआई, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, ये एलिमेंट है जो कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को फास्ट कराते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। और ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है ये तेल से घी बनाने में यूज होती है। डालडा घी सुना है ना, वो वाला। तो तेलों के हाइड्रोजिनेशन में निकल कैटालिस्ट का यूज करते हैं, और बाकी हाइड्रोजिनेशन में हम इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो एथीन है, एथीन में हमने हाइड्रोजन जोड़ा निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पे एथेन बन गया। यहाँ पे CH2 था, अब एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया तो क्या बन गया, CH3, मतलब एक बॉन्ड तोड़ा अपन ने और एक एक हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक है। तो ये कहलाती है एडिशन रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या होते हैं भाई, जो रिएक्शन को क्या कराते हैं, प्रोसीड टू डिफरेंट रेट्स विदाउट कंज्यूमिंग इट एयर कॉल्ड कैटालिस्ट। मतलब ये है कि रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, बस रिएक्शन को फास्ट करा देते, क्या करा देते, फास्ट, और खुद का कंज्यूमिंग नहीं होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। जैसे कि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट, मतलब वही तेल से घी बनाना है, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। और उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, उसमें निकल कैटालिस्ट लगाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल फैट्स आर सैचुरेटेड फैट्स विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, और डाल्डा घी हमारे लिए हार्मफुल होता है। वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अगर सैचुरेटेड वाले अनसैचुरेटेड वाले हैं, सैचुरेटेड वाले हैं तो हमारे लिए कैसा है, हार्मफुल है। अनसैचुरेटेड है तो हमारे लिए सही है। नेचर में जो पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड, नेचुरली, ठीक है। हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको कर देते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, डालडा बना देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। चलो अगली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों अभी एडिशन थी, एडिशन में हमने किसी को भगाया नहीं था, बॉन्ड तोड़ा था बस, और बॉन्ड तोड़ के जोड़ लिया था, मतलब जो पहले से घर के मेंबर थे उनको हटाया नहीं था, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है हटाकर उसकी जगह दूसरा लगा देना, बदल कर लगा देना, ठीक है। अब जैसे मेरे पास CH4 है और इसमें मैं चाहता हूं कि यहाँ पे क्लोरीन जुड़े, क्या जुड़े, क्लोरीन। क्लोरीन बच्चों डायटोमिक के 2 एटम के रूप में रहती है, क्लोरीन जुड़े। तो अगर ये क्लोरीन, इसमें से मान लो 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन को मैंने क्या कर लिया, ऐसे कर लिया। ये क्लोरीन गया कार्बन के पास कि भैया भैया हमसे बॉन्ड बना लो, तो कार्बन बोलेगा हमारे पास जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ऑक्यूपाइड है, कार्बन 5 बनाएगा नहीं। तो क्लोरीन बोलेगा आप एक काम कर सकते हो, एडिशन तो कर नहीं सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह हमको लगा लो, ठीक है, रिप्लेस कर दो मतलब। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, बोले ठीक है इस हाइड्रोजन को हटाने के लिए हमको एक क्लोरीन और लगेगा, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर HCl बना लेगा, एक तो क्या बना लेगा, HCl। जब ये दोनों चले जाएंगे तो इस क्लोरीन को, दूसरे वाले क्लोरीन को यहाँ पे जगह मिल जाएगी, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो CH4 है, CH4 है, और इसके साथ Cl के 2 एटम है, Cl2 2 डायटोमिक है, एक H एक Cl के साथ चला जाएगा और दूसरा Cl उसकी जगह लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, देखो बच्चों C, उसके साथ कितने H है, 3, देन उसके बाद हमारे पास आ गया Cl, और क्या निकल गया साथ में, HCl, ठीक है। क्या निकल गया, HCl। तो इसी रिएक्शन को उन्होंने क्या कर दिया, घड़ी करके लिख दिया, देखो CH4 ये रहा, Cl2 ये रहा। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और यहां बना CH3 और एक Cl, तो CH3Cl। इसमें क्या करा बच्चों, जो पहले से कोई था उसको हटाया और उसकी जगह लगाया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और ये काम कौन करेंगे, तो देखो एडिशन की रिएक्शन जो देते हैं वो कौन देते हैं, एडिशन रिएक्शन सिर्फ देंगे एल्कीन
और एल्काइन, मतलब अनसेचुरेटेड, ठीक है, क्या है, अनसेचुरेटेड वाले ये काम कर। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो कौन देंगे, तो वो देंगे अपने पास सब्स्टिट्यूशन देंगे एल्केन्स, मेनली कौन देंगे, एल्केन्स, एल्किन एल्काइन भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एल्केन ये मेन देते हैं क्योंकि एक को हटाना है और उसकी जगह दूसरा लगाना है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों। इंपॉर्टेंट कंपाउंड में हम सबसे पहले एल्कोहल, इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो चीज देखने वाले हैं, ठीक है, इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो ये वाली चीज देखो, इथेनॉल, ये दो जगह है, दो बार है, इसको यहां से पढ़ लेते हैं। इथेनॉल या इसका एक और नाम है इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल। देखो C2H5 को इथाइल ग्रुप भी बोलते हैं और उसके साथ OH लग गया तो इथाइल एल्कोहल। जैसे CH3 को अपन मिथाइल बोलते हैं, इसको मैथ प्लस आइल, मिथाइल, एथ प्लस आइल, एथाइल, तो मिथाइल इथाइल ग्रुप है और उसके साथ OH लगा दिया तो मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल। IUPAC में ऐसा नहीं बोलते, उसको मेथेन बोलते, एक कार्बन है मेथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल, एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल, ऐसे। तो IUPAC नेम के हिसाब से इथेनॉल और कॉमन नेम के हिसाब से इथाइल एल्कोहल। फॉर्मूला होगा CH3CH2OH या फिर C2H5OH। ध्यान से देखो, CH3CH2 को हम C2 और 5 हाइड्रोजन है C2H5OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है भाई, ये एल्कोहल है जिसको लोग कंज्यूम करते हैं, वही वाली एल्कोहल है। इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ प्लीजेंट स्मेल, अजीब सी पीने वालों के इसमें स्मेल आती है ना अजीब सी, तो इसका एक अनप्लीजेंट या बोल दो कि स्मेल है अलग से। बर्निंग टेस्ट है, टेस्ट भी होगा इसका कड़वा उड़वा, ठीक है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में ये घुलनशील है, ठीक है। एल्कोहल को पानी में मिला देता है ना लोग, बोलते ना पानी डालो, बर्फ डालो, ठीक है। तो एल्कोहल जो है ये कलरलेस लिक्विड है, प्लीजेंट स्मेल है और इसके अलावा इसका टेस्ट कैसा है, बर्निंग टेस्ट है और ये वाटर में सोल्यूबल है, पानी में घुल जाती है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम सोडियम से कराते हैं, ये यहां पर दे रखी इसकी इक्वेशन, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड। सोडियम से रिएक्शन कराते तो सोडियम का इथोक्साइड बनता है। ये अच्छा गंदा नाम क्यों दिया ऐसा, चलो देखते हैं, यहां लिख देता हूं CH3CH2OH, ये है अपना एल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम से। किससे करा रहे बच्चों, सोडियम से। अच्छा, कोई भी एसिड होता है तो क्या वो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है, ये भी हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। कैसे, हम लेंगे एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल CH3CH2OH और हमको चाहिए हाइड्रोजन, तो ये पहली फुर्सत में निकाल लेंगे और इसकी जगह पूरी करने के लिए कौन आ रहा है, सोडियम, ठीक है, कौन आ रहा है, सोडियम। दो सोडियम लगेंगे, क्यों बच्चों, क्योंकि एक सोडियम यहां चाहिए, एक यहां चाहिए, तो क्या होने वाला है, CH3CH2O के साथ आ जाएगा Na। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल का भी होगा, CH3CH2O के साथ कौन आ जाएगा, Na। और अगर आप देखोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, बाहर निकल गए, H2। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, हाँ। इसको बोलते हैं एथ, और ऑक्सीजन के साथ आ गया तो एथोक्साइड। दो कार्बन है तो एथ, एथेन है ना, और इसके साथ क्या आ गया, O, तो इसका नाम पड़ गया एथोक्साइड और इसके साथ कौन है, सोडियम। तो सोडियम पॉजिटिव वाला रहता है और ये नेगेटिव वाला है। IUPAC में पॉजिटिव का नाम पहले लिखा जाता है और नेगेटिव का नाम बाद में। जैसे आप इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हो, क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते, क्योंकि प्लस का नाम पहले और माइनस का नाम बाद में लिखते समय, ठीक है। फॉर्मूले में आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है फॉर्मूला, कुछ आयनिक कंपाउंड का फिक्स रहता है, इसका ऑर्गेनिक वाले में ऐसा रहता है। तो अगर हम बात करें इसको, तो सोडियम और इसका नाम पड़ गया इथोक्साइड, इथाइल ग्रुप है इसलिए इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। कितने मॉलिक्यूल बन गए बच्चों, दो। एल्कोहल के भी कितने लिए थे, दो। सोडियम भी कितना लिया था, दो। हाइड्रोजन गैस निकल गई। यही चीज यहाँ पे देखोगे तो दो अपन ने C2H5OH लिया, ठीक है, H5OH, इसकी दो सोडियम से रिएक्शन करा दी तो CH3 या तो C2H5ONA बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, C2H5ONA, दो कार्बन 5 हाइड्रोजन ONA, तो C2H5ONA बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ थी, उसको सही कर लिया हमने। चलो अगली बात करें हम, तो इसके कितने मॉलिक्यूल निकले थे, दो। हाइड्रोजन गैस एक ही निकली, ठीक है, दो सोडियम से रिएक्शन कराई थी। तो इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड, ये सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम इथोक्साइड और कौन सी गैस रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इथेनॉल का यदि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराए, किससे कराए, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, या बता देता हूं C2, चलो ऐसा लिखो कि CH3CH2OH लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4
बच्चों ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो वाटर रिमूव करा दे, ठीक है। तो इसमें से ये रिमूव कराता है वाटर और क्या बनाता है, ईथर बनाता है। ईथर किसको बोलते हैं बच्चों, ROR। इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा, उसको क्या बोलते हैं, ईथर, ठीक है। या फिर ये एल्कीन भी बना सकता है। अगर कंसंट्रेटेड लिया तो एल्कीन, डाइल्यूट लिया तो ईथर बनेगा, ठीक है। एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन क्या होता है बच्चों, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाला। चलो तो कुछ नहीं करना आपको, देखो ध्यान से, इसके ले लो 2 मॉलिक्यूल, 2 मत लो, एक में काम हो जाएगा। देखो मैं इसको ढंग से बनाता हूं तो ऐसा बनेगा, CH3 CH2OH है। इस CH3 को मैं ऐसा लिख देता हूं अलग अलग, तो CH3 CH2OH। अब आपको क्या करना है, यहां से OH और यहां से H निकाल लेना है। क्या बच रहा है बच्चों बताओ, वहां बच रहा है CH2, दिख रहा है CH2, ये चला जाएगा। H और OH मिलकर बच्चों क्या बनाएगा, H और OH मिलकर बनाएगा H2O। क्या बनाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये H चला गया, कार्बन का एक बॉन्ड यहां खाली पहले से ही है, CH2 यहां से OH गया और यहां से H गया। तो आप देखो तो इस कार्बन का भी एक फ्री है, इसका भी एक फ्री है, तो ये क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे इसे, क्योंकि जुड़ने के लिए अभी इनके पास कोई है नहीं, तो यहां पे डबल बना लिया। अब आप देखोगे तो 2 वैलेंसी ये है और 2 हाइड्रोजन से, 2 वैलेंसी है 2 हाइड्रोजन से, क्या बना, एथ प्लस इन, 2 कार्बन है तो बच्चों क्या बनेगा, एथीन। मतलब जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। सोडियम से कराओगे तो एल्कोक्साइड बनेगा और H2SO4 से कराओगे तो एल्कीन बनेगा। तो एथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इथेन एंड वाटर, इथीन एंड वाटर, ठीक है। और कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर रिमूव करा रहा है एल्कोहल में से, ठीक है। एल्कोहल का यूज क्या है, इथेनॉल का यूज क्या है, इथेनॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रिंक्स बनाने में तो करते ही है। इसके अलावा ये सॉल्वेंट के रूप में चीजों को घोलने में, ऑर्गेनिक लैब में जो रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल में घोलकर बनाई जाती है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, दवाई में भी है, बोलते ना ये दारू नहीं ये दवा है रे बाबा, है ना। हल्की मात्रा में एल्कोहल, सैनिटाइजर वगैरह मेडिसिन बनाने में हम लोग एल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टिंचर ऑफ आयोडीन, चोट वोट लग जाती तो उसको लगाते डिसइंफेक्टेंट के रूप में। कफ सिरप्स, टॉनिक्स, है ना, इनमें एल्कोहल होती है। बोलते ना एक ढक्कन खांसी चले जाएगी, ऐसे बोलते कि, तो गलत है वो। आप दवाई लो उसमें हल्की मात्रा में और आपकी बॉडी के लिए कितना सूटेबल है वैसे मिलाया जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल जो है इसके यूज काय में कर रहे हैं हम, एक तो ड्रिंक्स बनाने में और इसके अलावा सॉल्वेंट के रूप में, इसके अलावा टिंचर आयोडीन बनाने में, सोप ये साइरप वगैरह बनाने में हम एल्कोहल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला कंपाउंड था एल्कोहल, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड है हमारे पास इथेनोइक एसिड, CH3COOH या एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, इथेनोइक एसिड इस कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल, अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है। और सार टेस्ट, सार है तो भाई एसिड होगा, एसिड सार इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट, बोला था। ये भी पानी में घुल जाता है। इसका 5 से 8% सोल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है, विनेगर। ये क्वेश्चन आता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड क्यों बोला बच्चों, क्योंकि 2 कार्बन है, देखो 1 2 कार्बन है और COOH को हम क्या बोलते थे, ओइक एसिड, ठीक है। तो 5 से 8% इथेनोइक एसिड जो है उसका पानी के साथ घोल क्या कहलाएगा, विनेगर कहलाएगा, सिरका कहलाएगा। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, सिरका, विनेगर, ठीक है, बेकरी वगैरह में यूज। एस्ट्रिफिकेशन की बात करिए, अलग प्रोसेस है। एस्ट्रिफिकेशन मतलब एस्टर बनाएंगे। एस्टर क्या होता है बच्चों, RCOOH को तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और अगर यहाँ पे H की जगह एक और कार्बन आ जाए तो उसको एस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये देखो R मतलब कार्बन, COO फिर से R, तो एस्टर कहलाता है, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड की हम एल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, तो बच्चों जब एक एसिड की एल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हो आप तो एस्टर बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एस्टर, और वाटर निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। चलो एस्टर बन जाता है, एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है। सेपोनिफिकेशन, ये साबुन बनाने की क्रिया है, सेपोनिफिकेशन। व्हेन एन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई एस्टर की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, एस्टर को हम ले लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और फिर से मैंने ले लिया CH3। आप C2H5 भी ले सकते हो, कार्बन कोई सा भी ले सकते हो, मान लो और कार्बन लेने की इच्छा हो गई तो और ले लो, CH2 CH3 ले लो और ले लो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चाहिए, एक तो एक कार्बन इधर चाहिए और बाकी एक कार्बन का चेन इधर चाहिए, और बीच में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, COO, ठीक है। अगर H आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और दोनों तरफ कार्बन आ जाता है तो एस्टर बोलते हैं उसको,
तो जब हम इसकी NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो वही बन गया CH3COONA, सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम, और ये CH3COO ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसीटेट, और साथ में बना C2H5OH यानी कि एल्कोहल। ठीक, तो व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और इसके अलावा पेरेंट एल्कोहल बन जाएगी। पेरेंट एल्कोहल मतलब जो मेन कार्बन है, 5 कार्बन 2 कार्बन वाला, जैसे जितने ज्यादा कार्बन वाला होगा उतने ज्यादा का एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। ठीक, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। इथेनोइक एसिड की और बात करें तो इथेनोइक एसिड और रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, ये तो हो गया अपना। ठीक है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करता है, CO2। ठीक है, अगली बात सोप एंड डिटर्जेंट की कर लेते हैं। सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन आता है, साबुन और डिटर्जेंट। सोप क्या है बच्चों, सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है और उसमें सोडियम या पोटेशियम होना चाहिए। जैसे एक नॉर्मल साबुन का फॉर्मूला लिखा है सोडियम स्टीयरेट C17H35COONA, मतलब 17 कार्बन की चेन है बच्चों। कितने कार्बन की, 17। ऐसे बना दू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और इसके साथ क्या है फिर, COONA है। ऐसा क्या है, COONA है। तो COONA है तो ये आपकी लॉन्ग चेन बन गई कार्बोक्सिलिक एसिड की, और इसके साथ सोडियम या पोटेशियम होगा यहाँ पे। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम। तो साबुन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और उसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था जिसको सोडियम से रिप्लेस कर दिया या पोटेशियम से रिप्लेस कर दिया। तो सोप की डेफिनेशन आपको याद करना है, अब रट्टा मारो या याद करो, आपको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, सोप्स आर लॉन्ग चेन, क्या है, लॉन्ग चेन है, ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोल रहे थे, COOH। अब इसका H रिप्लेस कर दिया हमने किससे, सोडियम या पोटेशियम से, और इसके साथ एक लॉन्ग चेन लगा दी, किसकी, हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, एग्जाम्पल ये नॉर्मल साबुन का फॉर्मूला याद कर लेना, C17H35COONA। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल की बात करें तो सोप मॉलिक्यूल क्या है, तो सोप मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट। सोप में 2 पार्ट होते हैं, साबुन में कितने पार्ट होते हैं, 2। एक तो मैं बता ही रहा हूं आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, टेल, और ये कार्बन हाइड्रोजन की बनी। कार्बन हाइड्रोजन पानी में नहीं घुलते हैं, तो टेल होती है हाइड्रोफोबिक। क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब जिसको पानी से डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिक टेल होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, सोडियम की एक हेड होता है ना, आयनिक पार्ट है सोडियम ये हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो साबुन का स्ट्रक्चर जो है वो 2 पार्ट से बना होता है, एक टेल होती है और एक हेड होता है। ये पानी से वाटर लविंग है और ये वाटर हीटिंग है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक जो है वो वाटर है रिपेलिंग है, वाटर से दूर रहता है, पानी से दूर रहता है, लेकिन ऑयल फैट वगैरह ग्रीस वगैरह इनमें घुल जाता है। ठीक है, इसकी बात करें तो, क्योंकि ऑयल फैट में भी तो कार्बन ही होता है। कार्बन वाले कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और ये इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। तेल वाला पानी में नहीं घुलेगा और पानी वाला तेल में नहीं घुलेगा। ठीक है, ये पूंछ जो है काई में घुल जाएगी, ये पूंछ जो है ये काई में घुल जाएगी, तो ये ऑयल और ग्रीस में घुल जाएगी क्योंकि कार्बन की। और ये सोडियम पोटेशियम का है तो ये काई में घुल जाएगा, पानी में। ठीक है, तो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट आयनिक पार्ट कहलाता है, और हाइड्रोकार्बन का पार्ट जो है वो वाटर रिपेलिंग कहलाता है। ठीक है, ये चेन हाइड्रोकार्बन की है और ये वाटर रिपेलिंग मतलब पानी से दूर भागती है। पूंछ पानी से दूर भागेगी और सर जो है पानी के पास जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पे देखो तो ये पूंछ है, सॉरी सर है। ठीक है, और ये सर जो है काई का बना है, सोडियम का, और ये टेल है। क्या है ये, टेल। अब ये इतनी सारी टेल एक साथ क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे क्या है, ऑयल या ग्रीस है। इस पूरे गुच्छे को एक बोलते हैं मिसेल, अभी पढ़ने वाले हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन जो है वो सफाई कैसे करता है वो बताना है अपने को। ये क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी में दिया है, क्लींजिंग एक्शन या क्लींजिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप। तो देखो जैसे ही हमारे पास कपड़ा है, कपड़े के ऊपर क्या लगा है, मान लो धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल या ऑयल या ग्रीस का वो लगा हुआ दाग, तो ये अपन ने साबुन लिया,
अब साबुन में क्या है, एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है। जो आपको ये ऐसा हल्का सा डार्क डार्क दिख रहा है ये आपका इसका साबुन का हेड है, और उसके बाद जो पीछे का आपको दिख रहा है ये टेल है, ठीक है। अब साबुन जब हमने ये दाग लग गया है, ग्रीस या ऑयल लिखा है यहाँ पे, ये लग गया, तो ये साबुन क्या करेगा, इससे चारों तरफ से इसे घेर लेगा, ठीक है, ऐसे। और ये टेल जो है इससे चिपक जाएगी, ऐसे टेल इस कपड़े से क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। और जो पानी के साथ घुलनशील है वो कहाँ है, वो कोने कोने पर है, ये हेड है सोडियम पोटेशियम के। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑयल है, ग्रीस है, और इस पूरे हेड और टेल ने क्या कर लिया, इसको घेर लिया, टेल इससे चिपक गई बिल्कुल ऐसे ऐसे। और यहाँ पे क्या भरा है, पानी, यहाँ पे क्या भरा है, पानी। अब ये जो टेल है तो पानी से दूर भागना चाहती है, लेकिन हेड जो है पानी वाटर लविंग है। अब जब हम इस पे ब्रश मारते हैं या फिर इसको ऐसे सफाई करते हैं तो क्या होता है कि पानी बहकर जाता है, ब्रश से घसते हैं तो, ठीक है। और पानी अगर बहकर जाएगा तो उसके साथ ये टेल को ले जाएगा, क्योंकि टेल वाटर लविंग है, सॉरी हेड, ठीक है, हेड को ले जाएगा, हेड इसके साथ चला जाएगा। अब हेड इसके साथ चला जाएगा तो इससे कौन जुड़ा है, टेल जुड़ा है, और टेल से कौन जुड़ा है, ऑयल का पार्टिकल। यानी कि हमने ब्रश मारा तो पानी गया, पानी के साथ ये हेड गया, हेड के साथ ये टेल गई, और टेल के साथ ये डर्ट पार्टिकल भी चला गया, ठीक है। ये इसका क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है। हमने कपड़े को भिगोया, उसमें दाग लगा हुआ है, ये दाग है, ठीक है, ये क्या लगा है, दाग। और ये इस पर डिटर्जेंट या सोप हमने डाल दिया, सोप डाला भी तो, ठीक है। ये इसको चारों तरफ से घेर लेगा, ऐसे मिसेल बना लेगा, ठीक है। ये देखो मिसेल बना लिया। अब जैसे ही मिसेल बना, हमने ऐसे ब्रश मारा तो क्या हुआ, पूरा मिसेल बाहर निकल जाएगा। ये मिसेल गुच्छा है जिसमें डर्ट पार्टिकल और उसको घेरे हुए डिटर्जेंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। यहां पढ़ लेते हैं क्या लिख रहे हैं, वेन सोप इज डिजोल्व्ड इन वाटर इन फ्रंट sorry, when soap is dissolved in water it forms spherical structure called micelle। ये मिसेल बना लेता है। जब सोप को हम पानी में घोलते हैं कपड़ों के साथ तो क्या होता है, एक गुच्छा बना लेता है, इस गुच्छे को क्या बोलते हैं, मिसेल। इन ईच मिसेल द सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेडियली सच दैट द हाइड्रोकार्बन पार्ट, SC पार्ट मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट, इज टुवर्ड्स द सेंटर। भाई जो पूंछ है वो कहां चल जाएगी, बीच में, क्योंकि उसको पानी से डर लगता है, और जो सर है उसको पानी से कोई डर नहीं लगता, तो वो कोने कोने पर आ जाता है। तो एक गुच्छा बना लेता है। और ये जो आयनिक पार्ट है प्लस वाला, सोडियम वाला है, वो कहां चला जाएगा, आउटसाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनसाइड कौन है, आउटसाइड कौन है। आउटसाइड ये सर है जिसपे चार्ज है सोडियम पोटेशियम का, और इनसाइड कौन है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन, चेन अंदर है और सर बाहर है, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन पार्ट डिजोल्व्ड इन डर्ट, हाइड्रोकार्बन कहां चला जाएगा भाई, यहाँ पे ऑयल ग्रीस के साथ, और एक इमल्सन बना लेगा जिसके कारण ये सेंटर में आ जाएगा। और जब हम इसको पानी को ऐसे बहाते हैं तो उसके साथ ही मिसेल भी बाहर निकल। ज्यादा बड़ा मैकेनिज्म है नहीं, ऐसा है कि मान लो यहाँ पे कोई ऑयल का पार्टिकल है, तो ऑयल को इनने घेर लिया हाइड्रोकार्बन वालों ने, और इससे जुड़ा हुआ कौन है, इसका हेड है। अब जब हम पानी के साथ इसको बहाएंगे तो हेड जाएगा तो टेल भी जाएगा, टेल जाएगा तो ये डर्ट भी बाहर हो जाएगा, और कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर आया, इसने मिसेल बनाया और ये बाहर निकल गया, पूरा मिसेल बाहर निकल गया, कपड़ा साफ हो गया अपना, ठीक है। ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप होता है। डिटर्जेंट की बात करें, अच्छा सोप क्या थे, सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, है ना, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डेफिनेशन याद करना है, ठीक है। सोप के बाद आते हैं डिटर्जेंट, साबुन से अच्छी चीज है। डिटर्जेंट आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। नाम अजीब अजीब से मिलेंगे बच्चों, क्या कर सकते हैं। डिटर्जेंट्स आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। बच्चों सल्फोनिक एसिड किसको बोलते हैं, SO3H को। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, COOH, वैसे यहाँ पर जाएगा SO3H, और इसके साथ लॉन्ग चेन होगी किसकी, वही हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। अब यहाँ पे भी आयनिक पार्ट होता है, ठीक। तो लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ, अच्छा सोडियम सॉल्ट है तो ये H की जगह क्या जाएगा यहाँ पे, सोडियम। तो सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट हो जाएंगे ये भी, ठीक है। सोप्स डू नॉट वॉश वेल विथ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ साबुन जो है वो कपड़े अच्छे से साफ नहीं करते, बिकॉज इट फॉर्म्स इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट एंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। भाई हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है, और उनके साथ ये जो आयन है ना इसका, ये क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो वो इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट यानी कि नीचे साइड सेटल डाउन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, झाग वगैरह नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। और इसलिए ये उसके साथ इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो उसके साथ हार्ड वाटर के साथ साबुन अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो अपना डिटर्जेंट है वो कर लेता है, क्योंकि वो उसके साथ प्रेसिपिटेट नहीं बना पा रहा है, ठीक है। क्या नहीं बना पा रहा है, प्रेसिपिटेट। सोप और डिटर्जेंट में एक अंतर आता है, डिफरेंस आता है, वो आपको याद करना है। सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब वही हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और डिटर्जेंट क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। वहां कार्बोक्सिलिक एसिड है,
किसके हैं, यहाँ फैटी एसिड को आप और क्या लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि ये सल्फोनिक एसिड के हैं, एसिड बदल गया मतलब, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर बट डू नॉट क्लीन वेल इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में साबुन काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्या आगे बता दूंगा मैं आपको। डिटर्जेंट जो होता है वो दोनों में, सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ काम करेगा आराम से। सोप्स डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट्स, साबुन उतना अच्छे से सफाई नहीं करता जितना अच्छे से सर्फ कर देता है, डिटर्जेंट कर देता है, ठीक है, बेटर क्लीनिंग एक्शन होता है। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, बच्चों बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया जो नेचर में अपने आप खत्म हो जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पॉल्यूशन नहीं करते, उनको बोलते हैं अपन बायोडिग्रेडेबल। तो साबुन जो है वो एक समय बाद खत्म हो जाए, क्योंकि नेचुरल फैटी एसिड मतलब तेल, ऑयल, घी इनसे बनाते, ठीक है। और यहाँ पे डिटर्जेंट की बात करें तो ये सल्फोनिक एसिड है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये नेचर में पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो साबुन पोल्यूशन कॉज नहीं कर पा रहे लेकिन डिटर्जेंट कर पा रहे, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ये भी ध्यान रखना आपको। तो साबुन जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। सॉप जो है वो अच्छे से साफ सफाई नहीं करता है कपड़ों की, लेकिन डिटर्जेंट कर देता है। सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दोनों के साथ ही अच्छे से नहीं देता, सॉफ्ट वाटर के साथ तो अच्छी क्लीनिंग देता है लेकिन हार्ड वाटर के साथ नहीं, ये दोनों के साथ देता है, ठीक है। इसमें कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कौन सा एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड। अब ये सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर क्या है, तो चलो हम समझ लेते हैं फटाफट। सॉफ्ट वाटर क्या है, रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, ये याद रखना, पीएच वैल्यू 7 होती है। द वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन नहीं होते या सॉल्ट नहीं होते हैं उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। ये दो लोग नहीं होना चाहिए उसमें, क्या नहीं होना चाहिए, सोडियम और पोटेशियम, सॉरी सोडियम नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस या उनके सॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे वाटर को हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। और ये लेदर देता है किसके साथ, साबुन के साथ। अगर पानी सॉफ्ट है, साबुन उसको घोलो तो झाग आ जाए तो समझ लेना वो पानी कैसा है, सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। और अगर झाग नहीं देता है तो फिर वो पानी हार्ड है, ठीक है। हार्ड वाटर की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, काका जी और मामा जी, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों का कंपाउंड आ जाते हैं, सॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के कौन कौन से सॉल्ट आते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के एक तो आएंगे क्लोराइड, क्या आएंगे, क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या आएंगे, क्लोराइड, या फिर आ सकते हैं बच्चों सल्फेट, क्या आ सकते हैं, सल्फेट, ठीक है। अगर क्लोराइड और सल्फेट है तो पानी परमानेंट हार्ड है, कैसा है, परमानेंट हार्ड। और अगर बाइकार्बोनेट आ जाए, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ, ठीक है, ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके साथ कैल्शियम क्लोराइड आ सकता है, कैल्शियम सल्फेट आ सकता है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ सकता है, ठीक है। ऐसा ही मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये आ जाए तो पानी क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अगर क्लोराइड और सल्फेट अकेले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा अपना परमानेंट हार्ड, और अगर सिर्फ बाइकार्बोनेट आ रहे तो ये टेम्परेरी हार्ड है। पानी दो तरह का हार्ड होता है, एक परमानेंट हार्ड और एक टेम्परेरी हार्ड। पहले तो पानी दो प्रकार का, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट पानी जो है वो साबुन के साथ झाग दे देता है और उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के कोई भी सॉल्ट नहीं है, ठीक है। जबकि हार्ड वाटर की बात करें तो इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पाए जाते हैं, इसलिए हार्ड हो जाता है। हार्ड दो प्रकार का होगा, टेम्परेरी और परमानेंट। अगर टेम्परेरी है तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहेगा, और परमानेंट है तो इन चारों में से कोई भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। चलो समझते हैं क्या लिखा है। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप, हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग नहीं देता है, ठीक है। चलो, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट मेनली एंड आयरन सॉल्ट भी लिखा है बच्चों, ठीक है, आयरन के भी हो सकते हैं। द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। इन तीनों के साथ अगर ये मिल जाए तो पानी कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, पानी को हार्ड बना देते हैं। हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम प्रेसिपिटेट विथ सोप, साबुन के साथ ये प्रेसिपिटेट यानी कि स्कम्स बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, गुच्छे बना लेगा, ठीक है। देयरफॉर अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, कपड़े धोने के लिए हार्ड वाटर अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर्स एज वेल एज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्केल। ये हमारे जो मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं उनको बॉयलर्स बोलते हैं, ठीक है। ये किसी के भी लिए जनरली अच्छा नहीं होता, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग। कुल मिला के बात ये है कि कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे तो हार्ड होगा, नहीं होंगे तो सॉफ्ट होगा, ठीक है। अगर होंगे तो कौन से सॉल्ट है ये ध्यान रखना है,
क्लोराइड सल्फेट होंगे तो आपका परमानेंट हार्ड है, और अगर बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो टेम्परेरी हार्ड है। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से आती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। काका जी मामा जी के क्या रहेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर आ जाए तो पानी कैसा है? टेम्परेरी हार्ड है। कैसे हटाएंगे? गर्म करके, उबाल के, बॉइलिंग करके। क्लार्क मेथड, इसमें चूना मिलाते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम, चूना मिला देते हैं पानी के साथ, तो वो क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसको क्लार्क मेथड बोलते हैं। तो अगर हमको हार्डनेस दूर करना है तो या तो बॉइलिंग कर लो या क्लार्क मेथड कर लो। क्लार्क का मतलब जितना पानी है उसके हिसाब से हमको चूना मिलाना पड़ता है। कैलकुलेटेड अमाउंट में चूना मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? क्लार्क्स मेथड। C फॉर चूना, C फॉर क्लार्क मेथड, ठीक है। और टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करता है। अगली बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस क्या है? ये किस वजह से आती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होंगे? क्लोराइड हो सकते हैं या सल्फेट हो सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस आती थी बाइकार्बोनेट्स के कारण, और परमानेंट आ गई किसके कारण? क्लोराइड और सल्फेट के कारण। परमानेंट हार्डनेस को दूर कैसे करेंगे बच्चों? इसको भी दूर कर सकते हैं वॉशिंग सोडे से, वही कपड़े धोने के सरफ से, ठीक है। वॉशिंग सोडे से हम कैसे करेंगे? वॉशिंग सोडा जो है वो रिएक्ट करेगा और सल्फेट और क्लोराइड को दूसरे आयंस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनेट वगैरह में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और पानी साफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी मेथड होती है केल्गन मेथड। केल्गन मेथड में हम लोग, केल्गन ये कंपाउंड का नाम है जिसका नाम है हेक्सामेटाफॉस्फेट, हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसको केल्गन बोलते हैं। ये मिला देते हैं पानी के साथ, तो ये भी क्या कर लेगा? उन कंपाउंड्स के, उन आयंस को नीचे सेटल डाउन करा देगा, ठीक है। आपको सिर्फ नाम याद करना है, केल्गन मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, आयनों का एक्सचेंज करा दो, क्लोराइड सल्फेट का किसी और से बॉन्ड बनवा दो, ठीक है। इस प्रोसेस को जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं। तो इस मेथड में हम आयंस का एक्सचेंज करा देते हैं, ठीक है। और पानी के साथ, हार्ड वाटर के साथ हम जियोलाइट मिला देते, तो उसका क्या होगा? अलग अलग चीजें कंपाउंड में बदल जाएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर क्या है? सॉफ्ट वाटर वो है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं पाए जाते। हार्ड वाटर की बात करें तो हार्ड वाटर वो है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं। अब कौन से सॉल्ट पाए जाते हैं उसके आधार पर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के तो वो टेम्परेरी हार्ड है, ठीक है। और अगर सल्फेट और क्लोराइड पाए जाते हैं तो वो परमानेंट हार्ड है, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस को उबालकर या फिर चूना मिलाकर हम सही कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे कर सकते हैं? तो परमानेंट हार्डनेस को या तो हम वॉशिंग सोडे से ट्रीट करा दे उसको, पानी को, हार्ड वाटर को, या फिर हम केल्गन मिला दे उसमें, हेक्सामेटाफॉस्फेट, या फिर हम आयन का एक्सचेंज करा दे, जियोलाइट मेथड करा दे, ठीक है। इन सभी मेथड से हम पानी की हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो ये था अपना पूरा चैप्टर, जिसमें साबुन, डिटर्जेंट, एल्कोहल, इथेनॉल, फिनॉल, है ना, एल्कोहल, ऑक्सीडेशन, कंबशन, ये सारा, साइक्लिक आईयूपीएसी नेमिंग, ये सारी चीजें हमने इसमें क्या करी? कवर करी, ठीक है। आज हमने यहाँ से लेक्चर स्टार्ट किया था होमोलोगस सीरीज से। अब इसी के साथ अपना ये चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है, और मिलते हैं फिर, तैयारी करते रहे। जय हिंद।